कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, चैप्टर नंबर 9 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 12th क्लास। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आज हम स्टार्ट करेंगे। और बेटा यहां से ना डी ब्लॉक से इसका बेस बनता है, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो आपका डील करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। क्या है बेटा ये? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, किससे डील करते हैं बेटा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को? किस टॉपिक, किसका पार्ट है ये? दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है उसी से आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या भला है, इसको समझ लेते हैं पहले। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन? ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है बेटा किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो डील करता है किसको? ल्यूज एसिड बेस रिएक्शन। किसके बारे में बेटा? ल्यूज एसिड बेस रिएक्शन। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिएगा कि ये किसको डील करता है बेटा? ल्यूज एसिड बेस रिएक्शन को। अब आप सब अच्छे से जानते हैं ल्यूज एसिड बेस रिएक्शन कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ मिक्स होता है तो क्या हो जाता है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है जी। क्या हो जाती है वहां पे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जब कोई ल्यूज एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है आपको? न्यूट्रलाइजेशन। अब यहां पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है ये कहती थी कि जी यहां पे क्या होगा? एक सेंट्रल एटम होगा। क्या होगा बेटा? एक यहां पे सेंट्रल एटम। और जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से कौन जुड़े होंगे? यहां पे आपके सेंट्रल एटम से कौन जुड़े होंगे? आपके एनायंस जुड़े होंगे। क्या होंगे बेटा? आपके एनायंस जुड़े हो सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनायंस क्या होते हैं? दानवीर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। दूसरा यहां पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं बेटा। क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बात करी आपको? मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का मतलब ही होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या है जिसमें सेंट्रल एटम किससे जुड़ा होता है बेटा? फिक्स्ड नंबर ऑफ एनायन से जुड़ा होगा या फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा। ठीक है जी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रीजन, कि सर क्या रीजन है? रीजन क्या है कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी शो करते हैं? इसका क्या रीजन होता है? तो पहला रीजन आपको याद रखना होगा, यहां पे क्या होता है बेटा? स्मॉल साइज होता है बेटा। क्या होता है? स्मॉल साइज। ऑलवेज रिमेंबर, पहला पॉइंट याद रखना बेटा कि डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। क्या होता है बेटा? स्मॉल साइज होता है। दूसरा पॉइंट अगर मैं यहां पे लिखूं, इनके पास मैंने आपको उसमें भी बताया था आपको, किसमें? कैटालिटिक टेंडेंसी में, कि सर इनके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है जी। क्या होता है जी इनके पास? वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल खाली है किसके लिए? डी ऑर्बिटल किसके लिए खाली है? एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी, किसके लिए बेटा? एक्सेप्टिंग the electrons donated by the ligands। ओके, जो आपके एनायंस और जो ये बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ खाली जगह भी तो चाहिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या होती है बेटा? यहां पे आपके पास क्या होती है? डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, जिसकी वजह से ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, यहां पे ये पॉइंट क्लियर है, देखो देखते रहना बेटा यहां पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा कहता है हाई चार्ज। क्या होगा बेटा यहां पे? हाई चार्ज। हाई चार्ज होता है, जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है? इजीली अट्रैक्ट कर लेता है बेटा। तो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी शो करते हैं। तो पहला उसका रीजन हो गया साइज छोटा होगा, दूसरा उसका रीजन क्या होगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, और तीसरा उसका रीजन होगा बेटा हाई, उसमें क्या होने वाला है? चार्ज होने वाला है बेटा। क्या होने वाला है? उसमें हाई आपके पास चार्ज होने वाला है। ठीक है जी, यहां तक आपको कोई डाउट है तो बोलो। एनी प्रॉब्लम बेटा? यहां तक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को। किसको लेके चलता हूं बेटा मैं? टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। देखते जाइए, अगर यहां पे डील किया जाए किसके बारे में? टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स।
तो हमारे जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड है, जनरली हमने कंपाउंड देखा होगा बेटा। कंपाउंड क्या होता है बेसिकली, अपने सबको डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंपाउंड क्या होता है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर जो बनता है दैट इज कंपाउंड, मतलब बहुत सारे उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपाउंड होता है वो, ठीक है। अब ये हमारा टाइप्स ऑफ कंपाउंड है, इसमें मैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड मतलब किस कौन से कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में हमारा आता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को, एक होता है हमारा एडिशन कंपाउंड्स। क्या होते हैं बेटा, एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है। नंबर 1 पे हम किसको डील कर रहे हैं बेटा, एडिशन कंपाउंड्स को हम डील कर रहे हैं जी। किसको डील कर रहे हैं, प्लीज एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलेंगे यहां पे। तो हमारा जो क्या होता है, एडिशन कंपाउंड्स को हमें डील करना होगा, ठीक है जी। ओके जी, क्या होता है बेटा एडिशन कंपाउंड्स, नाम से क्लियर है यार, क्या होता है एडिशन कंपाउंड, बोलो। अरे क्या होता है एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड होते हैं जो ऐड होने से बनेंगे, सब्ट्रैक्शन तो उसमें कुछ होगा नहीं, मतलब जिनमें हम जिनको ऐड किया जाता है उन्हीं को एडिशन कंपाउंड्स बोलते हैं। या फिर एक चीज और सुन लो, इनका एक दूसरा नाम भी होता है, क्या बोलते हैं बेटा इनको, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी बोलते हैं इनको जी। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बेटा हम, एडिशन कंपाउंड्स, या इनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी इन्हीं को बोला जाता है। होता क्या है बेटा ये, क्या होता है ये बोलो। हम बोल सकते हैं सर जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को मिक्स किया जाएगा, या 2 से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाएंगे, एटम नहीं कंपाउंड्स, ठीक है। तो सिंपल यहां पे एक लाइन में लिख दो, व्हेन 2, कितने बेटा 2, व्हेन 2 और मोर सिंपल सॉल्ट्स, क्या होगा यहां पे, 2 और मोर सिंपल सॉल्ट्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है जी। क्या होगा बेटा यहां पे, व्हेन 2 और मोर सिंपल सॉल्ट्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, देन क्या बनेगा बेटा आपका, एडिशन कंपाउंड्स आपके बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा आपके, एडिशन कंपाउंड्स। अब इन एडिशन कंपाउंड्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है बेटा, अगर मैं आपको 1 मिनट में बता दूं, 2 टाइप्स में कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है बेटा हमारा डबल सॉल्ट्स, क्या होते हैं जी हमारे, डबल सॉल्ट्स, ठीक है जी। और जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं इनको बोला जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं जी इनको हम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके जी, ये हमारे 2 टाइप्स के एडिशन कंपाउंड हो चुके हैं। एक हमारा क्या हो गया बेटा बोलो, डबल सॉल्ट हो गया, और एक हमारा क्या हो गया है, एडिशन कंपाउंड हो गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। देखो ये आपको दोनों टॉपिक को याद रखना। हमारा मतलब किससे है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से है, जिसको मैं क्या नाम दे सकता हूं बोलो, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोल सकता हूं बेटा। इसे मैं क्या बोल सकता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। याद रखना, हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। और हमारा दूसरा जो टाइप है वो क्या है, डबल सॉल्ट है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है सर, हमें ये बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे चेक करेंगे कि डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल को पहले डील करो बेटा। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा बेटा, ये फॉर्मूला सब जानते हैं, FeSO4। अरे ये फॉर्मूला तो सबको पता है, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट, एक और क्या था, वाटर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, 6H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी को बोला जाता है मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को मोहर सॉल्ट बोलते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारा दूसरा, अगर मैं कंपाउंड यहां पे लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है बोलो। अगर मेरा दूसरा कंपाउंड यहां पे होगा तो 1 मिनट में मैं लिख दूंगा उस कंपाउंड को भी, वो मेरा हो सकता है पोटाश एलम। ले लो, जनरली हम पोटाश एलम को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे पोटाश एलम का जो फॉर्मूला होता है हमारा K2SO4, मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दो Al2, यहां पे आ जाएगा Al2SO4 होल ट्राइस, Al2SO4 होल ट्राइस यहां पे हो सकता है, Al2SO4 होल ट्राइस, और 24H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारा क्या है, दीज आर द डबल सॉल्ट्स। क्यों बोलते हैं, देखो यहां पे क्या हुआ है, एक आपका SCO4 हो गया, एक आपका अमोनियम सल्फेट हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे कंपाउंड्स को आपने ऐड किया तो एक कंपाउंड मिला, दैट इज नोन एज एडिशन कंपाउंड्स। और यहां पे क्या है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल को अगर मैं समझू तो यहां पे क्या होता है, Ni लाइक ऐसे करके CN4, इस तरीके से आपके कंपाउंड्स मेंशन होंगे, इस तरीके से आपके कंपाउंड्स मेंशन होंगे जी। ओके जी, तो आपको जो ऐसे कंपाउंड होते हैं दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें कैसे पता लगेगा सर ये डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना बेटा, तो ये क्या हो जाता है, इजीली डिसोसिएट। क्या हो जाता है बेटा, ये डिसोसिएट इनटू आयंस।
डिसोसिएट इनटू आयंस, ये आयंस में टूट जाता है बेटा व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ओके, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है जी। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और मैं बोल दूंगा 1 मिनट में, यहां पे मैं आगे ही लिख लेता हूं, मैं इसको आगे ही लिख दूंगा, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन दिस पार्ट। यहां पे हमने क्या लिखना होगा बेटा, जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ये हो गया, आपने सॉल्ट को डिसॉल्व करा, उसने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया बेटा, लॉस कर दिया। क्या कर दिया बेटा, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, ठीक है जी। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसी पे लिख देता हूं मैं आपको लिए, ये डिफरेंस में लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट का मतलब क्या हो गया सर, ये हमारे क्या है, एडिशन कंपाउंड्स हैं, क्या है बेटा, ये हमारे एडिशन कंपाउंड्स हैं सर। ये हमारा एडिशन कंपाउंड है जो क्या करता है बेटा, लूज देयर आइडेंटिटी, लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है जी, ऐसे करके लिख देते हैं, लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एंड डिसोसिएट इनटू आयंस। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है, एंड डिसोसिएट इनटू आयंस, मतलब जो आयंस में इजीली टूट जाता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। बट यहां पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा क्या होगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या जिसको हमने क्या नाम दिया था, दूसरा क्या नाम दिया हमने इसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें हमने इसको दूसरा नाम दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये क्या करता है बेटा, विच मतलब एडिशन कंपाउंड है, ये भी क्या है जी हमारा एडिशन कंपाउंड, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि एडिशन कंपाउंड का एक पार्ट है। तो एडिशन कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी, मतलब लूज नहीं करता, वापस ही आइडेंटिटी लेता है, क्योंकि आयंस में डिसोसिएट नहीं होता बेटा। विच रिटेन देयर आइडेंटिटी, विच रिटेन देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को बेटा यहीं पे रखता है ये, आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को ये लूज नहीं करता, मतलब डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। मैं सिंपल यहां पे लिख सकता हूं, ऐसे लिख दो, इनटू आयंस, आयंस में नहीं टूटेगा, जबकि ये आयंस में आपका टूट जाएगा। इसमें मैंने एग्जांपल डील कर लिए, मोहर सॉल्ट इसके अंदर आ गया था, अभी मैंने डील किया, मोहर सॉल्ट इसके अंदर आ गया था, यहां पे हमारा पोटाश एलम भी इसी के अंदर आ गया था, पोटाश एलम होता है, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया कार्नेलाइट इसी के अंदर आ जाएगा बेटा, हमारा कार्नेलाइट इसी के अंदर आ जाएगा हमारा, ओके एक्सेट्रा। और यहां पे हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, कुछ भी आप ले लो, लाइक NiCO4, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ये भी हम ले सकते हैं। यहां पे क्या होगा, FeCO4, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है जी। यहां पे हमने इन दोनों कंपाउंड्स को डिसोसिएट कर दिया, और मैंने आपको बताया था हम डील किसके बारे में करने वाले हैं, अब सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डील करेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में डील करेंगे जी। किसके बारे में डील करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ हम डील करने वाले हैं, ठीक है जी। ओके जी, एनी प्रॉब्लम, यहां तक हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमें पढ़ना ही क्या है, अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ना है, ठीक है। अब इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दीजिए या इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दीजिए, इनको 2 टाइप्स में फर्दर क्लासिफाई किया गया। और वो क्लासिफिकेशन क्या था, वो क्लासिफिकेशन ये था कि सर एक तो हो सकता है हमारा क्या, होमोलेप्टिक, एक हमारा हो सकता है होमोलेप्टिक, और एक हमारा हो सकता है हेट्रोलेप्टिक। एक हमारा होगा होमोलेप्टिक और एक होगा हमारा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक होगा हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक होगा हमारा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। देखो कैसे, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डील कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक
कॉम्प्लेक्सेस। और दूसरे टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको बोला जाता है क्या? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखो सुन लेना, यहां पे बहुत ही अच्छी चीज ट्रिक पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है। जनरली हमको बता दिया जाता है कि भाई ये 5 स्ट्रॉन्ग है, इनके बाद बाकी क्या वीक है, कि ऐसा नहीं है। एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, कोई वीक फील्ड लिगेंड होता ही नहीं है। तो यहां पे हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन काइंड ऑफ, मतलब complex in which only one kind of ligands are present. One kind of ligands are present. एक ही तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल से बता देता हूं मैं आपको। देखो जी, यहां पे मेरा क्या था? CO था और NH3 होल 6 मैंने ले लिया और ऊपर चार्ज +2 है। तो आप ही देखो भी, मैं आपको बता दूं बेटा, ब्रैकेट के पहला वाला सेंट्रल एटम होता है, बाकी जो ये क्या लगे होते हैं? लिगेंड लगे होते हैं बेटा। क्या लगे होते हैं? लिगेंड। इसमें जो अमोनिया है वो लिगेंड है और वो 6 टाइम प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई भी लिगेंड नहीं है। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो, उसी को बोला जाता है क्या? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। बट सर अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो गए तो क्या होगा बेटा? यहां पे क्या होता है बेटा? कंटेन्स मोर देन वन लिगेंड्स। ओके बेटा, कंटेन्स मोर देन वन लिगेंड, मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स। ओके, तो यहां पे हमारा एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देता हूं। देखो जी, मेरे पास आयरन था, यहां पे एक तो मैंने ले लिया Cl2 और एक मैंने ले लिया यहां पे En। अभी आप पढ़ने वाले हैं आगे En2 और ऊपर चार्ज। कहने का मतलब मेरा ये हो गया, सेंट्रल एटम के बाद जो ये बचे ये आपके क्या कहलाएंगे? लिगेंड्स। और इसमें एक से ज्यादा लिगेंड यूज हो रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है क्या? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कैसे, क्या बोलते हैं बेटा इनको हम? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? इसको क्या बोला जाएगा? होमोलेप्टिक, और इसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। होमो का मतलब क्या होता है? एक ही तरह के लिगेंड लगे हो ना। देखो बेटा अच्छे से समझते रहें, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाना है, आपको याद रखना। अब हम ये पढ़ेंगे सेंट्रल एटम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा भी ये टॉपिक। ठीक है, हम एक ही पॉइंट में एक डायग्राम बनाऊंगा, उसी से सारा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशंस पे ध्यान नहीं देना है, कोई डेफिनेशन नहीं पूछता आपसे। अगर मैं स्टार्ट कर दूं अब आपका चैप्टर, देखिए जी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। बेटा ध्यान से सुनना प्लीज। ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स लिया, कॉपर का ले लिया मैंने, मान लो कॉपर ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने सल्फेट भाई साहब ले लिए। अब क्या हुआ, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या है जी ये? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पूरा, चार ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, लेफ्ट में कुछ है, राइट में कुछ है, इस बात से कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। ठीक है, दो पार्ट होते हैं इसके। कैसे सर? जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, सुन लेना जी, जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसको बोला जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम नाम दिया हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर। याद रखना ये बात, जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उसको बोला जाएगा विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। मैं लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है वो हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लेकिन जो बच जाता है, जैसे हमारा पूरा पार्ट ही क्या है? पूरा पार्ट क्या है? हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ये ब्रैकेट वाला हिस्सा है, इसको क्या नाम दिया गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ये बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाला, इस बाहर वाले हिस्से को बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। याद रखना, ये हमारा हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर। प्लीज ये बात आप याद रखना।
मैंने क्या बोला, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, एक तो होगा सेंट्रल एटम, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, मेटल एटम छोड़ो, सिंपल लिख दो आप सेंट्रल एटम। एक तो होगा हमारा सेंट्रल एटम, और दूसरे जो बाकी भाई साहब बचते हैं उनको नाम दिया गया लिगेंड्स। तो याद रखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा हो गया, ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रेजेंट है, और जो ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा बचा उसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन स्फीयर। अब इस आयोनाइजेशन स्फीयर में क्या प्रेजेंट होगा, इस आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होते हैं काउंटर आयंस, काउंटर आयंस। अब ये काउंटर आयंस क्या होता है, काउंटर आयन बेटा उसको बोलते हैं जो छोड़ के भाग सकता है, फॉर्मेलिटी के लिए लगा हुआ है बस यहां पे, ये छोड़ के भी भाग सकता है इसको। ये कैसे होते हैं बेटा, आयोनाइजेबल। कैसे होते हैं बेटा ये, आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल मतलब जो आयंस बना ले, जो आयंस बना ले, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला, पहले मैंने दो हिस्से में इनको तोड़ दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सर, पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, दूसरा हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया। जो ब्रैकेट के वाला अंदर का वाला हिस्सा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो ब्रैकेट के बाहर वाला है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखो, ये हमारा जो कॉपर है, याद रखना ब्रैकेट के, देखो जब भी आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम को पहचानना हो, किसको पहचाना हो, सेंट्रल एटम, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद रखो, तो जनरली आपको वही देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा यूज पता है किसका होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये आपको 99.9% मिलेगा आपके 11th-12th में, 11th-12th में भी, और आपके नीट जेई सब में मोस्टली 99.9% आपका सेंट्रल एटम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मिलेगा। तो दैट इज नोन एज सेंट्रल एटम। कौन है जी सेंट्रल एटम, बोलो, कॉपर। कॉपर हमारे यहां पे सेंट्रल एटम है, और जो ये बच गया, ये जो बच गया ये हमारा क्या है, दिस इज दिस इज लिगेंड्स, ये हमारे हो गए लिगेंड्स। तो हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी पहचान लिया, कॉपर सेंट्रल एटम है, और अमोनिया यहां पे हमारे क्या है, लिगेंड्स हो गया। ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा आयोनाइजेशन स्फीयर है, और ये जो सल्फेट आयन है यही यहां पे क्या होता है, काउंटर आयन से, यहां पे सल्फेट, क्या है यहां पे काउंटर आयन हमारा सल्फेट है। ये हमारा हो गया पूरा तिया पांच एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है जी, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर यहां पे इसके बारे में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको छोटा सा फ्लो चार्ट में बताऊं तो बताऊंगा सर, एक हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट नोज, देख लीजिए जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने देखा सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, एक हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जिसके अंदर हमारे कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल एटम, इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक तो हमारा सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, और दूसरा हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लिगेंड्स, हमारे प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या हो सकते हैं सर, लिगेंड्स क्या हो सकते हैं, जनरली आपके एनायंस भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिगेंड्स पॉजिटिवली नेगेटिवली कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में पढ़ लेंगे। तो ये हमारे लिगेंड्स। दूसरा हमने देखा इसके अंदर होते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, दूसरा हिस्सा होता है आयोनाइजेशन स्फीयर, और आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होने वाली स्पीसीज को बोला जाता है काउंटर आयंस आर प्रेजेंट। यहां पे काउंटर आयंस प्रेजेंट होते हैं, काउंटर आयंस प्रेजेंट होते हैं, और काउंटर आयंस को बोला जाता है सिंपल आयोनाइजेबल ग्रुप्स। ये हमारे आयोनाइजेबल होते हैं जो आयंस बना लेते हैं, ये आप अच्छे से याद रखना। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा जो मैंने आपको बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट में बता दिया है। अब सेंट्रल एटम बता दिया, सेंट्रल एटम क्या है, कॉपर का पहला वाला, ठीक है, मतलब ब्रैकेट से जो स्टार्टिंग होगा, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, यहां पे कॉपर है, और कॉपर यहां पे सेंट्रल एटम, बाकी आपके क्या है, लिगेंड्स है, क्या है बाकी आपके लिगेंड्स है। अगर मैं यहां पे डील करूं, अब छोटा सा टॉपिक और आगे लेके चलें, अब हम देखो जी, सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट क्या है, जो भी क्वेश्चन याद रखना, जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया, पूछा जाए, उसमें सबसे पहले याद रखना होगा आपको ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट। इस चैप्टर का ये बेस है, कुछ भी करो या मत करो, जो भी कॉम्प्लेक्स आपको दिख जाए 1 मिनट में उसकी क्या कैलकुलेट कर दो, ऑक्सीडेशन स्टेट, और कुछ नहीं करना, बाद में देखेंगे जो होना है।
पहले तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए। जैसे ही आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, उसके बाद आप उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे। ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी ही होगी। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालेंगे तो ना तो आप क्या बीबीटी बता सकते हैं, नो सर। क्या आप सीएफटी बता सकते हैं, नो सर। आप कुछ नहीं बता सकते बिना ऑक्सीडेशन स्टेट के। आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी सेंट्रल एटम की, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो यहां पे अब हम बात करते हैं लिगेंड्स के बारे में, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा लिगेंड्स क्या होते हैं। ओके जी, अब हम लिगेंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ने स्टार्ट करते हैं। अच्छे से एक एक पॉइंट देखते रहना। यस, लिगेंड्स देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को अब हम डील कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। अब इसका क्लासिफिकेशन भी डिपेंड करता है बेसिस। नंबर 1 ले लो, सबसे नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे अगर देखा जाए, ये चार्ज के बेस पे देखें तो लीगेंड कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 ए पार्ट हमारा होगा न्यूट्रल लीगेंड्स। ओके सर, बेटा आईयूपीएससी यहीं से आएगी, एक एक पॉइंट देखते हुए चलना। न्यूट्रल लीगेंड्स। नंबर 2 पे हमारा चार्ज के बेस पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड्स। मैं लिख सकता हूं पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड्स, पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड्स। और नंबर 3 पे हमारा आ जाएगा, एक मिनट में, नंबर 3 हमारा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज लीगेंड्स, नेगेटिवली चार्ज लीगेंड्स। तो चार्ज के बेस पे आप लीगेंड्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो कौन कौन से, चार्ज न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब नंबर 2 पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, मतलब दान करने की क्षमता, कितना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, अच्छे से करते रहो जी। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऐसा लग रहा है जैसे डेंटिस्ट का नाम आ गया हो यहां पे, डेंसिटी। वही है डेंटिस्ट वाली कहानी, डेंसिटी। कितने दांत निकालेगा डॉक्टर, या फिर कितने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे, वही आपकी डेंसिटी होती है। और इसके अंदर क्या होंगे हमारे, मोनोडेंटेट जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, बाइडेंटेट जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। मोनोडेंटेट का मतलब है सिंगल बॉन्ड बनाने वाला, जो एक ही बॉन्ड बनाएगा। डाइडेंटेट का मतलब है जो अकेला कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद पॉलीडेंटेट हो जाएगा, जो 2 से ज्यादा, पॉली के अंदर ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे करके आएगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो डेंसिटी के अपने बेस। उसके बाद हमारा जो इंपोर्टेंट पार्ट है यहां पे आएगा हमारा नंबर, यहां पे जो इंपोर्टेंट पार्ट आएगा वो हमारा क्या हो सकता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। हम यहां पे बोल सकते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा, आप इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एक आइसोमेरिज्म तो आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड से ही क्लियर हो जाएगा। नंबर जो ये पॉइंट है मैंने स्टार बना दिया, एक होता है हमारा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, एक होता है हमारा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। तो ये हमारे लिगेंड्स हो गए। एक हमारा लिगेंड हो गया मोनोडेंटेट, एक बाइडेंटेट, एक पॉली, एक हेम्बी, और एक हो गया हमारा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो आपने डेंसिटी के बेस पे लिगेंड्स को ये क्लासिफाई किया। अब आता है हमारा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग। ओके, यहां पे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बेस पे हमारे इनको 2 टाइप में क्लासिकल लिगेंड्स और एक होते हैं हमारे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स।
क्लासिकल लिगेंड्स हो गए, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स हो गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हम पढ़ेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ लॉन पेयर। इसके बारे में बहुत कम पढ़ते हैं, मेन इंपॉर्टेंट आपके ये दो ही होते हैं, याद रखना। यहीं से आपको मैं नेमिंग भी बताता चला जाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नंबर 1 लेके चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नंबर 1 पे ले लो नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड। यहां पे मैं लिखूंगा पहले तो आयन, देखो सबसे पहले मैंने लिखा X माइनस, इसको बोला जाता है हैलाइड आयन। इसके अंदर कौन कौन हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकते हैं इसके अंदर X माइनस में। इसको, इस पे मैं चार्ज चेक कर रहा हूं, चार्ज कितना होगा। इसके बाद हमने चेक किया चार्ज, चार्ज इसके ऊपर -1 है, चार्ज इसके ऊपर होता है -1। और उसके बाद नेम इन द कॉम्प्लेक्स, जब इसका यूपीएससी आप नेम करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में इसका क्या नाम बुलाया जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो नेम इन द कॉम्प्लेक्स, तो बेटा नेम इन द कॉम्प्लेक्स में इसको बोलते हैं, अगर हैलाइड है, जितने भी नेगेटिवली वाले होते हैं उनमें ई हटता है, उसकी जगह पे ओ लग जाता है। जैसे हैलाइड था तो क्या बन जाएगा? हैलाइडो, यहां पे बन जाएगा आपका हैलाइडो। जैसे क्लोराइड है तो बन जाएगा क्लोराइडो, फ्लोराइड है तो आपका बन जाएगा फ्लोराइडो, ब्रोमीन ब्रोमाइड है तो क्या बन जाएगा? ब्रोमाइडो, और आयोडीन है तो आपका बन जाएगा आयोडाइडो। तो ये आपका नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स यहां पे हैलाइड आयन का बोल गया। नंबर 2, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 मेरे पास है Cn माइनस, इसको बोलते हैं साइनाइड, साइनाइड। एक चीज और, जरूरी नहीं है आप यहां पे हैलाइडो बोला, आप यहां पे हेलो भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो हैलाइडो भी बोल सकते हैं। और कई बुक्स में नेम, कई बार नेम में हेलो भी लिखा होता है। फ्लोरो, फ्लोराइडो एक ही बात है। अब जैसे साइनाइडो है तो साइनाइडो पे चार्ज कितना हो गया? -1। इसको क्या मैं बोल सकता हूं? साइनाइडो। इसको क्या बोल सकता हूं मैं? साइनाइडो, या फिर इसको क्या बोलते हैं? साइनो। क्या बोलते हैं इसको जी हम? साइनो। ऐसी आपका क्या हो जाएगा? नंबर 3 पे Nc माइनस, मैंने ले लिया Nc माइनस, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे हमारा चार्ज यहां पे भी -1 है, और ये क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइडो। सिंपल हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइडो, सिंपल। तो आपने साइनो बोल, साइनाइड को साइनो भी बोल सकते हैं, और यहां पे आइसोसाइनाइड हो गया तो आपने आइसोसाइनाइड है। जैसे ही आपके पास OH ले लो, OH भी तो होता है OH माइनस, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। सुन लेना जी, देखो नेमिंग में बहुत काम आएगा, नेमिंग में हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? चार्ज -1, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सो हो जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोक्सो। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हाइड्रोक्सो नहीं बोलेंगे, हम तो यहां पे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइडो बोलेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर दें। कई बुक्स में लिखा होता है हाइड्रोक्सिडो, कई बुक्स में लिखा होता है हाइड्रोक्सो, ये दोनों ही सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। उसके बाद नंबर 5 टेबल, अगर नंबर 5 पे जाएं, यहां पे H माइनस ले लो, ये भी तो हो सकता है, इसको हाइड्राइड आयन से जाना जाता है, हाइड्राइड। तो ये क्या बन जाएगा हमारे यहां पे? चार्ज -1 हो गया, ये हमारा बन जाएगा हाइड्राइडो। ओके सर, ये हमारा बन जाएगा हाइड्राइडो, बन सकता है। नंबर 6 पे लेना चाहूं तो मैं क्या ले सकता हूं? यहां पे O2 माइनस, O2 माइनस है तो इसको बोले ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड बोल सकते हैं, तो इसको ऑक्साइडो या ऑक्सो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यहां पे ऑक्सो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यहां पे ऑक्सो बोलते हैं। O2 माइनस है तो क्या बोलेंगे इसको? यहां पे ऑक्साइडो या ऑक्सो भी बोल सकते हैं। यहां पे दिस इज ऑक्साइडो लिख दो, ऑक्साइडो या ऑक्सो लिख दीजिए। ओके, अब नंबर 7 पे SO4 2 माइनस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? सल्फाइड, सल्फेट।
चार्ज क्या हो गया -2, इसको बोलेंगे सल्फेटो। क्या हो जाएगा जी यहां पे सल्फेटो। नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा SO3 2-, इसको बोलते हैं सल्फाइट आयन, इसको बोलते हैं हम सल्फाइट आयन। ये हमारा बन जाएगा चार्ज -2 सल्फाइटो, सल्फाइटो। उसके बाद हमारा होगा यहां पे कार्बोनेट CO3 2-, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। ये सब के सब आपके सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, याद रखना। चार्ज यहां पे भी -2 हो गया और ये सब आपके पास क्या होते हैं कार्बोनेटो। कार्बोनेट को मैंने क्या लिख दिया कार्बोनेटो। और भी है, और भी है, बहुत सारे हैं। NO3-, अगर नाइट्रेट होता है तो उस पर चार्ज आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट आप बिना चार्ज के नहीं निकाल सकते। अगर NO3 है तो आपको पता होना चाहिए चार्ज कितना होगा -1, तो चार्ज क्या होगा -1, इसको क्या बोलेंगे नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। उसके बाद 11 नंबर पे होगा NO2-, इसको बोलते हैं हम क्या, यहां पे नाइट्रेट हो जाए। पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं नाइट्रेट, यहां पे क्या हो जाएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट। ये हमारा चार्ज -1, तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्राइटो। ये हमारा यहां तक क्लियर हो गया। कार्बोनेटो भी हो गया। एक चीज और CH3CO- भी ले लो, ये भी आ सकता है। एसीटेट आयन इसको बोला जाता है, एसीटेट आयन। तो यहां पे चार्ज -1 है तो इसको बोलेंगे एसीटेटो। NH2-, NH- और N3-, सिंपल। NH- हो गया, NH2- होगा और यहाँ N3- होगा। मैं ऐसे लिख देता हूं NH2- और ये होगा हमारा यहाँ पे N3-। ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं अमाइड। ये हमारा जो होता है अमीन होते हैं अमाइड, इसको बोलते हैं हम अमाइडो, इसको बोलेंगे इमिडो, इसको बोलेंगे एजाइडो। चार्ज सब पे इस पे -1, -2, -3। चार्ज आपको पता होना चाहिए, बिना चार्ज के आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, प्लीज याद रखना। ये आपके पास निकल के आगे सारे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। एक और लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, देखो S2- को हम बोलेंगे यहां पे सल्फाइड आयन, दिस इज सल्फाइड आयन। सल्फाइडो। C2O4 2- हो जाएगा, दिस इज ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन, दैट चार्ज इज -2 ऑक्सलेटो। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज दीज आर द नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, जिनमें मैंने E को हटाया है और O को लगाया है। ये नेमिंग्स में बहुत काम आने वाला है। ओके, नोट कर लो, कर दो सर।